आज के हमारे मुख्य अतिथि है प्रदीप राज वर्मा जी को सादर आमंत्रित करते हैं। वर्मा जी। ओम सदन प्रदीप को राज सादर वर्मा जी प्रणाम। आप। जी जी। ओम। ओम सदन को सादर प्रणाम। सदन में उपस्थित सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज की जो योग शिक्षक और डॉक्टर बोलिए डॉक्टर सुनीता जी, संगीता जी, सॉरी, संगीता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से योग भी कराया और एक्यूप्रेशर पे इतना विस्तृत ज्ञान दिया हम लोगों को कि हमें लगा कि यदि 2-4 सेशन इनके हो जाएंगे तो हम आधे डॉक्टर तो हम खुद ही बन जाएंगे। तो उनका बहुत बहुत आभार। और आपका भी धन्यवाद सर। हाँ, आ, चलो ले लेंगे ना सर, बहुत बढ़िया तरीके से ले लेंगे, आपको सबको समझ में आ जाएगा, ऐसा ही लेंगे। हाँ तो आज मैं अपने कल की बात से थोड़ा आगे बढ़ाता हूं अपने कार्यक्रम को। हाँ कल मैंने बताया था कि आदिवासी लोग जो कीट नियंत्रण या पेट नियंत्रण, पेट मतलब छोटे जानवरों का नियंत्रण करते हैं, उसके लिए वो विशेष उपाय करते हैं। तो मैं ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जो अभी ये काम कर रहा है। तो कल एक्चुअली मैं जहाँ पहले रहता था वो तो मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, किंतु मैंने अभी एक 30-35 किलोमीटर दूर एक गांव में एक पता किया। तो वहां पे मुझे एक व्यक्ति मिले जो अभी भी मंत्रों की शक्ति से पेट यानी बड़े जानवरों का नियंत्रण कर देते हैं। और उनसे मैं संपर्क भी किया, बात की उनसे, उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ रूल्स बताए उसके कि वो कर तो देते हैं, किंतु जिस व्यक्ति का खेत है, जैसे मेरा खेत है और मैंने उसमें पेट नियंत्रण करवाया, यानी पेट मतलब बड़े बड़े सुअर और गाय, इस तरह के बड़े जानवरों का, बिल्ली और जो चूहे वगैरह, इनका यदि नियंत्रण हम करवाते हैं तो एक शर्त रखते हैं वो साथ में कि जब तक फसल कट के घर नहीं आएगी आप उसका उपयोग नहीं करेंगे खाने में, खास तौर। तो उनका मैं आपको बाद में वो दे दूंगा एड्रेस। तो आप जिनको भी यदि कोई जरूरत पड़े तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, कल बात हो रही थी कि ग्लेरिसीडिया के बारे में, कि ग्लेरिसीडिया की फोटो भेजा है ना। तो मैंने अभी आदरणीय रमेश जी मेहरा को फोटो सेंड की है। मेरे से एक्चुअली ग्रुप में फोटो नहीं आ पाई, तो रमेश जी मेहरा को मैंने फोटो सेंड की है। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो फोटो बाद में सबको दिखा देंगे। जी जी, ओम और ओम। दूसरी बात, मैंने 2-3 चीजें कल छूट रही थी कि एक अनाज रक्षा का सूत्र है कि हम खेत में तो अनाज होता ही है, जब घर ले आते हैं अनाज, तो घर में आने के बाद हम देखते हैं कि उसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है घुन से, या दूसरे, घुन नहीं कह सकते हमको, घुन से ज्यादा नुकसान होता है। तो उसमें आदिवासी लोग एक नया एक फार्मूला अपनाते हैं, वो कल मैं नहीं बता पाया था, बता रहा हूँ आज। उससे फार्मूला को अपनाने से घुन बिल्कुल ही आपके यहाँ प्रकोप नहीं करेंगे, होते ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो भी, जैसे चना लिया आपने, तो 1/10 के अनुपात में वो उसी का भूसा उसमें मिला के रखते हैं। गेहूं बहुत बारीक भूसा बनाते हैं और बहुत बारीक भूसा उसमें मिला के रखते हैं। बाद में परेशानी तो होती है उसको निकालने में, किंतु घुन निश्चित रूप में नहीं आते हैं, कीड़े, बरसात के कीड़े उसमें नहीं आते हैं। ये एक बहुत मतलब आजमाया हुआ उसका मैंने देखा है। हालांकि इसका उपयोग मैंने 1-2 बार गेहूं में किया, तो गेहूं में तो बिल्कुल भी नहीं आए थे मेरे, बाकी फसलों का मुझे अनुमान नहीं है। दूसरा एक और बहुत आवश्यक चीज है, वर्षा का अनुमान। यानी आदिवासी लोग जो हैं गारंटी के साथ बता देते हैं कि फलाने दिन पानी गिरेगा। बहुत कहना चाहिए कि एक दुर्लभ सी बात है ये, कि आप 40 दिन पहले बता दो कि भाई आज 1 तारीख है और अगली 15 तारीख को पानी गिरेगा, और कितना गिरेगा ये भी बतला देते हैं वो। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा
कार्यक्रम है, वो आप भी सब देख सकते हैं और उसको जरूर देख के और उसका रिजल्ट जो है जरूर शेयर कीजिए आपस में। एक अमलतास करके एक पेड़ होता है, ये बहुत से लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे उसको, पीला फूल होता है उसमें, और अप्रैल के महीने में उसमें, मार्च या अप्रैल के महीने में, मार्च के एंड में अप्रैल के महीने भर में उसमें फूल आने शुरू होते हैं और बहुत सुंदर, जब वो लगता है तो बहुत सुंदर फूल आते हैं। उसकी एक लंबी फली भी आती है और उस फली का पेट के रोगों में बहुत उपचार किया जाता है, खासतौर से पशुओं के जब कोई पेट में रोग होता है तो उसकी फली का गूदा खिलाते हैं। हम लोग भी उसकी मतलब जब पेट के कोई रोग होते हैं और साधारण दवाइयों ठीक नहीं होते ना, तो अमलतास की फली का गूदा दिया जाता है। तो अमलतास के पेड़ को आप बाज करिए, बहुत आसपास हर जगह होता है, हमारे यहाँ तो मतलब हर 1 किलोमीटर पे 2-4 पेड़ मिल जाते हैं उसके। तो उनके पेड़ को बाज करिए आप मार्च एंड से, और जिस दिन उसमें फूल आने शुरू होते हैं, और मोस्टली वो फूल आते हैं जब नक्षत्र बदलता है कोई, मतलब नक्षत्र 15-15 दिन के होते हैं, तो नक्षत्र जब बदलता है तब उसके आसपास फूल आते हैं। और जब फूल आते हैं उसमें तो उसके ठीक 45वें दिन पानी गिरता है। ये एक आदिवासियों का नुस्खा है और मैंने भी इसको कई बार देखा है, हमेशा सही पाया है मैंने इसको। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि वो उसको देखें और उसका अमलतास के वृक्षों का फूल फ्लावरिंग स्टेज जब भी शुरू हो, अब देखिएगा 45 दिन बाद पानी गिरता है या नहीं गिरता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए वो एक बहुत छोटा सा उपाय करते हैं, वो बहुत छोटा सा। वो क्या करते हैं कि खुरपी से निदाई करते हैं। तो खुरपी मोस्टली घर में, वैसे तो तांबा बहुत महंगा पड़ता है, किंतु एक आध खुरपी वो तांबे की बना के रखते हैं, और तांबे की खुरपी से काटने के बाद जो खरपतवार है दोबारा उतनी प्रोग्रेस से नहीं बढ़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तांबा का ऑक्सीकरण होता होगा और कॉपर सल्फेट का कुछ अंश खरपतवार में जाता होगा, इसके कारण वो खरपतवार नियंत्रण बहुत अच्छे से हो जाता है। कीट नियंत्रण के लिए एक उन्होंने तो नहीं बताया, किंतु मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको कि बहुत ही अच्छा कीट नियंत्रण हो जाता है उससे। नीम की पत्ती और नीम का तेल, चिरायता, कनेर और ऐसी 4-5 पत्तियों को गोमूत्र और 1% गुड़ के साथ में 15 दिन रख लेते हैं हम लोग। 15 दिन रखने के बाद में उसको उबाल के आधा किया जाता है। जैसे हमने 20 लीटर गोमूत्र में 1-1 किलो पत्तियां डाली, 20 मतलब पत्ती भी 20 किलो 10 किलो होना चाहिए। तो पत्तियां जब हम डालते हैं तो वो जब उसको उबाल के रख लेते हैं, उबाल के रख लेने के बाद हम उसको, ये मेरा अपना प्रयोग किया हुआ है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि बहुत ही कारगर मैंने पाया है इसको। तो उसको मैंने उबाला, उबालने के बाद उसको एक ड्रम में छान के भर लिया। ये ऐसा कीटनाशक है जो 6 महीने 8 महीने 1 साल तक भी खराब नहीं होता। इसका मैं इसका डायरेक्ट भी उपयोग करता हूँ और मैं इसको CBR रमन की जो प्रोसेस है उसके साथ मिला के मैंने और ज्यादा अच्छा इसका रिजल्ट देखा है। तो उसके लिए 3 फीट नीचे की मिट्टी में 20 किलो लेके 200 लीटर की ड्रम में मिला देता हूँ, उसको 2-3 घंटे रखता हूँ। उसको 2-3 घंटे रखने के बाद क्या होता है कि मिट्टी तो नीचे बैठ जाती है, और मिट्टी नीचे बैठ जाने के बाद में उसको मैं 15 लीटर वो स्प्रे लेते हैं, और इसका 200 ml, मतलब जो मैंने अभी कीटनाशक बनाया है इसका 200 ml जो है स्प्रे करने से टॉनिक का काम भी कर देता है, फफूंदीनाशक भी काम कर देता है, और कीटनाशक तो बहुत बेहतरीन बनता है इसका। अच्छा, आदिवासियों की एक चीज और मेरे दिमाग में मतलब मेरे पास है, वो मैं बता रहा था कि वो आम और केला को पकाने के लिए पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और पत्तियों से पहले वो ये अपना पानी जो है थोड़ा सा गुनगुना कर लेते हैं, उसको मेरे ख्याल से 50 डिग्री के आसपास उसको कर लेते हैं, और उसमें 10-12 मिनट तक फलों को रखते हैं। उसके बाद उनको सुखाते हैं, सूखा मतलब फलों को थोड़ा
कपड़े पर रख देते हैं। कपड़े पर रखने के बाद उसको फिर वो पत्ती के अंदर पाल रख देते हैं उसको। मैंने देखा है कि उसके अद्भुत रिजल्ट हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हो जाते हैं वो, और फल काफी दिनों तक ताजा बने रहते हैं। कम से कम 15 से 20 दिनों तक आप आम को खा सकते हैं। केला भी कम से कम 8 दिन तक खा सकते हैं। मैं अभी मेरे यहाँ केले की बागवानी हो रही है, केले निकल भी रहे हैं मेरे यहाँ पे। तो मैं जो केले उपयोग कर रहा हूँ, मैंने इस विधि से तो नहीं किए हैं। ये विधि तो मैंने कल मेरा पुराना साहित्य देख रहा था, तो उसमें कल ही मिली है मुझे, तो मैं इसको और करूंगा उपयोग। किंतु मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पन्नी में धुआं, थोड़ा सा कंडा का मैं आधी चम्मच घी मिला के और धुआं भर देता हूँ एक पन्नी के अंदर। और एक पन्नी के अंदर धुआं भरने के बाद में उन केलों को 24 घंटे के लिए रख देता हूँ। 24 घंटे बाद निकाल के बाहर रख देता हूँ। उसमें काफी पानी की मात्रा दिखाई देने लगती है, किंतु 24 घंटे बाद वो केले पकने शुरू हो जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट केले मतलब उसमें स्वाद में आ जाते हैं। अभी यदि राकेश गौर जी यहाँ होंगे तो वो बताएंगे कि कितने वो लेके जाते हैं मेरे यहाँ से मार्केट, इतवार के दिन जो हमारे यहाँ इटारसी में एक मार्केट लगता है, जैविक बाजार, उसमें वो हर इतवार लेके जाते हैं। क्योंकि वैसे तो उनके यहाँ सीधा रास्ता है, किंतु वो मेरे यहाँ आने के कारण यहाँ से चले जाते हैं। अब खेती के लिए मैं कुछ और चीज बताना चाह रहा था। अनाज का रक्षा सूत्र बता दिया, अमलदास का काम बता दिया, कीट नियंत्रण का बता दिया, और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी काफी लोग किसान अपने यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो जैसे यदि आप गेहूं की फसल लेते हैं, क्योंकि अब गेहूं की फसल का समय आ रहा है, या धान की फसल लेते हैं, तो उसके साथ में आपको एक पूरक फसल उसकी मतलब ज्यादा उपज हो, उसमें कीट ज्यादा नहीं आए, उसके लिए गेहूं के लिए हर एकड़ में 3 किलो मतलब चना और 500 ग्राम धना मिला के गेहूं में जब आप बोते हैं, तो ये चना और धना अपनी कुर्बानी दे देते हैं। कुर्बानी देने के बाद ये पौधों को नाइट्रोजन काफी मात्रा में उपलब्ध करा देते हैं, उपज में काफी अंतर आता है। कभी कभी चना थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, हालांकि वो एक कठिन काम होता है, क्योंकि आजकल हार्वेस्टर से कटाई होती है, तो हार्वेस्टर से कटाई होने में फिर वो चना धना तो हो नहीं पाता है। किंतु चना कई बार फिर वो गेहूं में मिल जाता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए किस तरह से कर सकते हैं। जी ओम सर, ये कहते हैं कि चना और धना एक साथ मिलाकर नहीं बोना चाहिए। हाँ, ऐसा मैंने भी सुना था, किंतु हमारे पूर्वज लोग तो यही बोलते हैं, मेरे पिताजी भी बोला करते थे कि चना और धना एक साथ नहीं बोया जाता है। किंतु मैंने श्री सुभाष पालेकर का ट्रेनिंग कैंप अटेंड किया था 7 दिन का, 3 बार कर चुका हूँ मैं। तो वो तो हमेशा बोलते हैं कि चना और धना बोना है, ये उन्हीं का प्रोसेस है। अच्छा, तारचंद बेल जी जो है, उनका भी मैंने ट्रेनिंग किया है, तो वो भी बोलते हैं कि चना के साथ धना लगा सकते हो। तो अब ये क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये मैं नहीं बतला सकता, मुझे नहीं मालूम इस बारे में कुछ भी। जी 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 जी। और मैं जो जो काम कर रहा हूँ, वो पंचस्तरी बागवानी मैंने लगाई हुई है। तो पंचस्तरी बागवानी में किस तरह लगा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे खेत में पंचस्तरी बागवानी कर रहे हैं। तो लीची के पेड़ को मैंने 30-30 फीट पे लगाया है। 30 फीट का मॉडल बनाया है। चारों कोनों पे 30-30 फीट पे 4 लीची के पेड़ लगा देते हैं, यानी कुल 4 पेड़ लीची के लग जाते हैं। बीच में 15 फीट, मतलब 30 फीट के बीच का जो पॉइंट होता है वो 15 फीट का होता है, वहां हमने अमरूद के पेड़ लगाए हैं। तो इस तरह से कुल 5 पेड़ अमरूद के लग जाते हैं एक 30 फीट के सर्किल में। और बीच में 2 केला के पेड़ लगे होते हैं, जहाँ मतलब 15 फीट के बीच में जो जगह बचती है, मतलब वो 3.5 फीट की बच जाएगी, 7 फीट एक तरफ 7 फीट एक तरफ, तो वहां 2 केले के पेड़ लग जाते हैं। और उसी के बीच में एक तुअर का पेड़ लग जाता है। तो इस तरह से एक मॉडल तैयार हो जाता है। नीचे एक्चुअली जो पेड़ पौधे जो होते हैं, उनको धूप की प्रखरता कितनी चाहिए है,
उसके हिसाब से यदि हम पेड़ लगाते हैं और जिसको ज्यादा प्रखरता चाहिए वो लगाते हैं, फिर उससे कम प्रखरता वाला पेड़ लगाते हैं, फिर उससे जिसको कम प्रखरता चाहिए वो पेड़ लगाते हैं। तो जैसे लीची का जो पेड़ है उसको 14,000 कैंडल पावर की धूप चाहिए रहती है। अमरूद के पेड़ को 1,000 कैंडल पावर की धूप चाहिए रहती है। केले को भी 1,000 कैंडल पावर की धूप चाहिए है। और इसी बीच में हम मुनगा लगाते हैं। तो मुनगा लगाने में पोषक तत्व जो है, मुनगा की पत्तियों में बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, फलियों में बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। ये हर कोई बोलता है कि मुनगा एक डॉक्टर है। तो मुनगा को लगा देते हैं हम। मुनगा लगाने के बाद जो है उसकी जो पत्ती आती है वो एक तो केले के ऊपर छाया हो जाती है, उससे केले में कम मतलब कहना चाहिए कि वो मिल जाता है, धूप कम मिल जाती है, तो अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। और इस मॉडल में क्या होता है कि हर 6 माह में तुअर फसल देने लगती है हमको। अमरूद हमको, केला हमको 18 माह में फसल देने लगता है। अमरूद 2 साल बाद फसल देने लगती है और लीची 5 वर्ष बाद फसल देती है हमको। तो हमको 6 महीने बाद थोड़ी सी इनकम शुरू हो जाती है। नीचे हमने उसमें अदरक और हल्दी भी लगाई है, जिमी कंद भी लगा रखा है। तो आप देखेंगे कि तुअर मैंने अभी आपके पास भेजी है रमेश जी मेहरा जी के पास में, तो वो आपको बतलाएंगे कि कितनी बड़ी तुअर हो गई। 1 साल के अंदर एक फसल हमने ले चुके हैं उसकी और काट दिया उसको। तो इस तरह से लीची के एक 2.5 एकड़ में 120 पेड़ लगे हैं, अमरूद के 150 पेड़ लगे हैं, केला के 700 पेड़ लग गए हैं और सहजना के 400 पेड़ लगे हैं, तुअर के भी 400-500 पेड़ लगे हैं और नीचे कुछ और लगे हैं। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि जहाँ पानी कम होता है, बहुत कम पानी, कई जगह तो पानी काफी उपलब्ध होता है किंतु कई जगह बहुत कम पानी होता है, तो वहाँ के लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार हम बागवानी कैसे करें, पानी तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे। किंतु उसका भी एक तरीका पतंजलि साहब ने मुझे बताया था, हालांकि वो तरीका बहुत पुरातन है। और पतंजलि साहब ने मुझे बताया था कि जहाँ पानी कम वहाँ बागवानी के लिए पेड़ लगा दीजिए आप, वैसे पेड़ लगाइए थोड़ा पानी को जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है। तो जैसे नींबू को कम पानी चाहिए होता है, अमरूद को भी कम पानी चाहिए होता है, इस तरह से पौधे लगाइए। यहाँ केले नहीं लगाना है आपको वहां पर, क्योंकि केले को पानी ज्यादा लगता है। पपीते को आप लगा सकते हैं कम पानी में, अनार को भी आप लगा सकते हैं कम पानी में। तो उसके लिए आपको जो पेड़ लगाते हैं तो उसके चारों तरफ खस घास लेके आना है और खस घास को पौधे के चारों तरफ रोपित कर देना है बरसात के दिन में। बरसात के दिन में जब आप खस घास को रोपित कर देंगे तो काफी खस घास जो है 50 फीट नीचे तक अपनी जड़ को फैला देती है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो वास्तव में मुझे इस विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो अब उसको हमें प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि क्या है उसका। किंतु मैंने कुछ पौधे लगा के देखा था और 2-3 पौधे खस घास लगा के, तो वो पौधे तो हरे रहते हैं। मतलब उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। हमारे गांव के पास में एक सहेली गांव है, वहां पे नींबू बहुत ज्यादा लगाते हैं लोग, नींबू की अच्छी बागवानी होती है वहां पे। तो मैं एक बार बगीचा देखने गया था, मैंने देखा कि ये नया बगीचा लगा रहे हैं और ये बेशरम जिसको बोलते हैं ना, घावपान बोलते हैं हम लोग बेशरम का पेड़, उन्होंने उसकी डंडी भी उसके तरफ चारों तरफ लगा दी है। चार एक दो दो डंडी और खस भी लगाई। मैंने उनसे पूछा भैया बेशरम को तो लोग काट के फेंकते हैं, इसकी तो ये तो पत्ती जहर है इसकी, और आप इसको पौधे के साथ लगा रहे हो, बाद में तो ये खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि बेशरम की डंडी लगा देने से 2 फायदा होता है। हमारे गांव के आसपास बकरियां बहुत होती हैं और बेशरम को देखकर बकरी भाग जाती है, बकरी खाती ही नहीं बेशरम के पेड़ को, और उससे हमें रक्षा हो जाती है। दूसरी बात, गर्मियों में थोड़ा ये बढ़ जाता है, बेशरम हमेशा हरा रहता है, पानी भी नीचे से लाता है, और गर्मियों में हमको छाया कर पेड़ के ऊपर छाया करने की जरूरत नहीं होती है। गर्मियों में पेड़ मतलब गर्मी से बहुत जल्दी पेड़ सूखते हैं, तो वो बचत हो जाती है। तो ये नई नई चीजें हमको
सीखने को मिल जाती हैं। अब खेती में कुछ हमारे वृक्ष वनस्पतियों का विशेष महत्व है, उस पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। पहला है कड़वा नीम। इसमें कड़वा नीम सिर्फ एक पेड़ ही नहीं है, इसमें 250 प्रकार के विषाणुजन रोगों का ये मतलब इससे प्रोटेक्शन करता है, वातावरण को शुद्ध बनाता है और मित्र कीटक जो होते हैं, मित्र की कीटों का ये आश्रय बढ़ाता है। फिर दूसरा फल होता है सीताफल। मिलीबग नाम का जो एक कीट इस पे बैठता है, इसलिए नजदीक वाली कीट जो भी है उस पे नहीं फैलने देता है। मिलीबग यदि आपके यहाँ है तो आप सीताफल बीच बीच में लगाते रहिए। जैसे हमने अमरूद जो लगाया है बीच में, पूरे खेत में कम से कम 20 सीताफल के पेड़ भी लगाए हैं हमने। तीसरा है कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता एक है, उसमें बहुत से छोटे छोटे पक्षी आके बैठ जाते हैं और वो पक्षी जो हैं जो कीट पतंगे आते हैं उनको खा लेते हैं। चौथा एक बहुत जरूरी चीज है, गेंदे के फूल प्रति 1000 एकड़ स्क्वायर फीट में एक गेंदे का पेड़ और एक तुलसी की पत्ती का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए हमको। इससे क्या होता है कि नेमाटोड यानी सूत कमी जो होता है वो काफी कंट्रोल कर देता है। और लेडी बर्ड बिटल नाम का जो भंवरा है मिलीबग को जो खाता है वो इन पौधों पे बैठता है, ऐसा मुझे ज्ञान है थोड़ा सा। फिर पांचवा पेड़ है तुलसी का। तुलसी, इसमें ओजोन वायु का निर्माण होता है हमेशा कहते हैं। तो ओजोन वायु का निर्माण होता है, इल्लियों के अंडे डालने वाले सफेद मक्खी के नर पतंग उस पे बैठते हैं और वो जो है नपुंसक हो जाते हैं और मच्छर भी भाग जाते हैं उससे। तुलसी में 27 प्रकार के अल्कलॉइड भी होते हैं और जिससे जमीन में फफूंदी का नियंत्रण भी होता है। और आपने एक बात सभी लोगों ने देखी होगी, सबको मालूम भी है कि आजकल बहुत सी कंपनियां 5 प्रकार की तुलसी का अर्क बना के बेचती हैं और बोलती हैं कि आप 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को सिर्फ पानी के साथ लीजिए, हजारों प्रकार मतलब नाना प्रकार की बीमारियां जो हैं आपके शरीर से में आएंगी नहीं और निकल जाती है। फिर एक सर्विकल जिसपे हमने बहुत ज्यादा जिक्र किया था वो है गिरिपुष्प। गिरिपुष्प तो बहुत ज्यादा लगाना चाहिए, हवा में से नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है ये। यानी गिरिपुष्प एक ऐसा पौधा है, हमें तो अभी तक मुझे नहीं पता था, ये आज ही पता मैंने देखा कि गिरिपुष्प हवा में से भी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके और जमीन को पौधों को उपलब्ध करा देता है। तो इसका तरीका ये है कि इसके पत्तों को डायरेक्ट खेत में डालिए। जो कल हम ढूंढ रहे थे, आज एक किताब में मुझे मिला, ये शाश्वत यौगिक खेती करके एक मुझे खेत मिली थी मुझे, ब्रह्म कुमारी की किताब, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद खाद के लिए एक बबुल टाइप का पेड़ लगाइए आप, और एक अड़ूसा नाम का पेड़ होता है जो आयुर्वेदिक दवाई में काम आता है, खासतौर से खांसी सर्दी और इस तरह में बहुत ज्यादा अड़ूसा के पत्ते काम आते हैं। तो अड़ूसा यदि आप खेत में लगाते हैं ज्यादा तो केचुए बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में केचुए आ जाते हैं। और फिर बाकी जो पौधे हैं ये आपके लिए है, शरीफा है, अरंडी है, करंजी है, रुई है, मकोय है और घावपान है और धतूरा है। ये 10 पर्णी अर्क के लिए बहुत अच्छा पौधा माने जाते हैं। जी और ओम सर, मेड़ जी पर क्या इन सबको मेड़ पर लगाया जा सकता है? हाँ, जरूर लगाया जा सकता है, किंतु मेड़ पे लगाने का तरीका ये है कि हमारे यहाँ जो हवा चलती है वो पूरब पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। तो हमेशा और मोस्टली गर्मियों की जो हवा रहती है वो पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। तो पश्चिम से पूरब की ओर हमें जो पौधे लगाना है, पश्चिम की मेड़ पे हमें बड़े पौधे लगाने चाहिए, पूर्व की मेड़ पे हमें छोटे पौधे लगाना चाहिए, ताकि पूर्व की मेड़ से सूरज की रोशनी, सुबह की सूरज की रोशनी पौधों पे अच्छे से पड़े और पौधों की ग्रोथ ज्यादा हो। किंतु जब गर्मी में सूर्य की प्रखरता बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा प्रखरता जब होती है सूर्य की, तो उस समय जो
गर्मी को रोकने के लिए हमें बड़े पेड़ जो हैं पश्चिम की मेड़ पर लगाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा। खरपतवार के बारे में और थोड़ी सी कि मित्र कीट के बारे में मैं एक मिनट में आपको जानकारी देता हूँ। हमारी जो भी फसल होती है ना भैया, हमारी जो भी फसल होती है वो सजीव होती है, उसमें जीवन होता है। ये हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी ने तो सिद्ध कर ही दिया, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत छोटी सी बात है ये। तो जीवन जहाँ होता है वहाँ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन लेने की तो होगी। तो खरपतवार में ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। और कोई फसल जो है जब खरपतवार होती है तो हम समझते हैं कि यार फसल कमजोर होगी हमारी। निश्चित रूप में फसल कमजोर होती है क्योंकि वो उसके थोड़े से वो ले लेती है, किंतु जिस जमीन में खरपतवार नहीं होती वहां फसल होती ही नहीं, बहुत ही कमजोर होती है। तो खरपतवार जो है, सही पूछा जाए ना, तो खरपतवार निकालने के लिए हमें खरपतवार नाशक कोई भी लिक्विड का स्प्रे नहीं करना चाहिए। खरपतवार निकालने के लिए जहां तक हो सके ब्रश कटर का उपयोग आप करके, ब्रश कटर से बहुत फायदामंद ये होता है कि ब्रश कटर डालने से खरपतवार वहीं की वहीं कचरा बन के मल्चिंग का काम कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो फसल लगाते हैं वो फसल और खरपतवार दोनों में एक बहुत विशेष अंतर यह है कि खरपतवार जमीन का अपना बच्चा है और जो फसल हम लगाते हैं वो जमीन का सौतेला बच्चा है। इसलिए खरपतवार को आप कचरा मतलब ये ना समझे कि वो बिल्कुल ही बेकार चीज है। खरपतवार भी बहुत उपयोगी और बहुत अच्छी चीज है। जितनी खरपतवार होगी उतना आपके खेत में उपजाऊपन है, ये आप मान के चलिए। और फिर एक बात याद आ गई मुझे, जो आदिवासी लोग करते हैं वो है बच का उपयोग करते हैं। बच को अपने शरीर में बांध लेते हैं। और बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि खासतौर से स्नेक बाइटिंग बहुत होती है और काफी लोग स्नेक बाइटिंग से मतलब परेशान हो जाते हैं खेतों में, खासतौर से काम करने वाले लोग। तो उसके लिए बच बहुत ही अच्छा काम करता है। ऐसा मुझे कल जिनके पास गया था मैं, सुंदरलाल जी के पास, उन्होंने मुझे बताया कि भैया सांप यदि काटे की संभावना लगती हो, आपको खेत में दिखते हैं, तो आप बच का एक टुकड़ा अपने पैरों में बांध लीजिए। एक टुकड़ा पैरों में टेप करके या कैसे भी करके बांध लीजिए, किसी भी हालत में स्नेक आपके पास नहीं आएगा। अब ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज है, ये मुझे पता नहीं था, कल ही मुझे पता लगा है। तो और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि फसल जो है सूर्य की रोशनी से भोजन लेती है और चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसमें अपनी पैदावार ज्यादा पैदा करती है। कीटनाशक के लिए हमेशा अमावस्या के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक का ही समय निश्चित रखें। उसी टाइम आप कोई भी खरपतवार नाशक यदि डालते हैं, 10 अर्क या कोई भी डालते हैं, उसी टाइम डालेंगे तो ही आपके खरपतवार नियंत्रण होगी। अन्यथा आप कितनी भी महंगी दवा डाल लें, खरपतवार मैं खरपतवार बोल गया हूँ, कीट नियंत्रण नहीं होगा। कीट नियंत्रण करने के लिए आपको अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास का समय चुनना पड़ेगा, जो कि उनका ब्रीडिंग टाइम होता है। अब मैं किसानों के मित्र कीट हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। मोस्टली तो सब लोग उनको जानते ही हैं, उसका एक फोटो भी अभी आपके पास भेज दूंगा। सबसे पहला जो किसानों का मित्र कीट है वो है मकड़ी। मकड़ी खेतों में आती है तो बहुत से कीटक उसके जाल में फंस जाते हैं, उसका भोजन बन जाते हैं। फिर क्राइसोपरला पोड़ करके एक
कीट होता है जिसको कि एक हरे से कलर का होता है, आपने देखा होगा, डोलते हुए चलता है वो। हाँ, कायसोपरला ग्रव, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ पिक्चर देख के बता रहा हूँ। चौथा कीट जो है, मित्र कीट है, वो है ततैया। और 5वां इंद्रगोप या भृंगपोण जिसको बोलते हैं। और इंद्रगोप भृंगग्रव करके एक होता है, जो आपने भी देखा होगा, सभी लोग उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और पेंगेमिट्स यानी कि जो एक, जिसको सूखी मेली हम लोग बोलते हैं ना घर में, वो है पेंगेमिट्स। और सरफिट फ्लाई होती है एक, जिसकी बड़ी आंखें होती दो। और पतले यानी सोंटा जिसको बोलते हैं हम लोग, सरफिट फ्लाई यानी इसको हम लोग सोंटा बोलते हैं। और जो बरसात के खत्म होने पे बहुत पतले पतले पंख से उड़ता रहता है, बहुत सी मात्रा में आता है, उसको सरफिट फ्लाई बोलते हैं। फिर एक रो बीटल करके होता है, और डेसिमल फ्लाई एक होता है। और जियोकोरिक बम एक होता है, जिसमें वो भी आप, मेरे ख्याल से सभी लोग उसको जानते हैं। उसमें 4-5 एंटीना टाइप के निकले रहते हैं। और कैंपोलेटस है। इसके बाद ओफेनी करके एक कीट और है, इसके बारे में मुझे तो नहीं मालूम है ज्यादा। और जेंथो पिंपला है, टेक्निक फाई है, और अपेंडेलिस कोकून करके। तो ये सफेद सा होता है, इसको तो मैं जानता ही हूँ। और निकोटीना जलकुंभी को खाने वाला एक कीट होता है। फिर जायगोग्रामा बीटल, ये अपने गाजर घास को खाने वाला एक कीट है। और एक सुंडी होती है। और ट्राइकोग्रामा द्वारा अंडे में परिजीवता होती है। ये थे मित्र कीटों के बारे में। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा और 2-3 मिनट 5 मिनट और लेंगे। तो मैं आज स्वास्थ्य के संबंधी बहुत अच्छी बातें चल रही थी, तो मुझे भी लगा कि आज स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी बातें मैं भी कर लूं। तो हमारे घर में मेरे पिताजी ने मतलब एक फार्मूला लेके आए थे कि कौन से महीने में, हालांकि वो भी वैद्य लोगों ने, हमारे पूर्वज लोगों ने लाए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। तो कौन से महीने में कौन सी चीज का उपयोग करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, और कौन सी चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक छोटी सी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। चैत मास में गुड़, और बैसाख में तेल, जेठ में महुआ, आषाढ़े बेल, सावन में दूध, न भादों में मही, कुआर करेला और कार्तिक दही, अघन जीरा और पूस खना, माघ में मिश्री, फागुन चना। इनका परहेज करे नहीं तो मरे नहीं तो पड़े सही। यानी इन चीजों को इन महीनों में उपयोग नहीं करना है, अन्यथा आप मर भी सकते हैं और बीमार तो निश्चित ही पड़ जाएंगे। किंतु इसका एक और भी है कि हम किन चीजों का उपयोग किस महीने में करें। तो चैते चना, बैसाखे तेल, जेठे सैन, आषाढ़े खेल, सावन हर रे, भादों तिक्त, तिक्त यानी तीखा भोजन, कुंवर मास गुड़ खाए नित, कार्तिक मूली अघन तेल, पूछे करो दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठकर पात नहाए, जो यह 12 सेवन करे, रोग द्वेष सब तन के हरे। ऐसा हमारे पिताजी ने मुझे बहुत पहले लिख के दिया था, बचपन में। तो हम ज्यादातर इनका उपयोग करते हैं, और ये बहुत एक अच्छा है, इससे काफी स्वास्थ्य को फायदा होता है। और मैंने एक चीज और देखी थी, छोटी सी चीज, और स्वास्थ्य के ऊपर ही बोलूंगा, कि कैद कल्प होते हैं कई प्रकार के, जिससे हमारे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। तो मैंने एक कल्प तो आज से लगभग 20 साल पहले किया था, वो था लहसुन कल्प। और लहसुन कल्प बड़ा कठिन काम है एक प्रकार से, मगर बहुत कम समय में लहसुन कल्प पूर्ण हो जाता है। तो उसमें लहसुन कल्प करने के लिए अपन किसी, मतलब बाद में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। पहले 1 सप्ताह घी के साथ लिया जाता है लहसुन, 1 सप्ताह शहद के साथ लिया जाता है, 1 सप्ताह आंवले के साथ लिया जाता है। 2 किलो लहसुन और 2 किलो शहद 1 सप्ताह में होना चाहिए कंज्यूम।
अपने शरीर के लिए। बाकी आपको सिर्फ उन दिनों तो कुछ भी नहीं खाना पीना रहता है। और बहुत मैंने अपना एक्चुअली मेरे जब शुरू में मैं ज्वाइन किया था हार्डनेस फैक्ट्री, तो उस समय मुझे अल्सर हो गया था और बहुत खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया था, तो ठीक नहीं हो रहा था। तो मेरे को किसी ने किताब मिल गई मुझे कहीं से, तो मैंने लहसुन कल्प किया और एकदम 100% अल्सर खत्म हो गया। और आज तक उसके बाद पेट के कोई ज्यादा रोग मुझे नहीं हुए। तो मैंने किया था लहसुन कल्प। आप चाहेंगे तो मैं बाद में उसका विस्तार से विवरण कर दूंगा। और एक सबसे छोटा कल्प होता है जो हर आदमी को करना चाहिए, किंतु उसकी अवधि है 13 साल, किंतु वो इतना सरल है इसकी हद नहीं। वो सिर्फ मैं आपको त्रिफला जो होता है ना, त्रिफला को आपकी जितनी उम्र है उस उम्र के हिसाब से एक रत्ती त्रिफला एक साल के लिए उपयोग होता है। जैसे आपकी 40 साल उम्र है तो 40 रत्ती त्रिफला यानी 1.5 चम्मच त्रिफला आपको खाना है। और सुबह सुबह दिन में एक बार खाना है। और खा के जो है आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना, बस ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। किंतु उसका भी एक नियम है कि साल में 6 बार वो अपने त्रिफला के साथ एक इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है, साल में 6 बार वो अपनी प्रवृत्ति बदलता है। जैसे इस समय जो त्रिफला चल रहा है वो खांड के साथ चल रहा है, 1 भाग खांड और 6 भाग त्रिफला। और इसके बाद जो चलेगा 2 महीने वो अदरक के साथ चलेगा। आज मैं इतनी ही बात करना चाह रहा हूँ। और एक और हाँ, कल बड़ी मजेदार बात हो गई कल कि मुझे जब कोरोना हुआ था ना, तो कोरोना के बाद मेरे को थोड़ा चलने में दौड़ने में सांस फूलने लगी थी। तो कल जब मैं सुंदरलाल जी के पास गया तो मैंने उनको बताया, दादा मेरा सांस फूलती है और थोड़ा 2-3 मतलब 2-3 बार सीधे चलते हैं तो हाफ आने लगी है। भैया बोले तुम्हारे पास गाय है नहीं है? मैंने कहा है। तो फिर क्या करना है? बोले सांस का या ये अस्थमा का यदि कोई रोग है तो उसके लिए गाय गाय या बकरी से अच्छा कोई उपाय नहीं है। बोला बोले क्या? तो बोले अपना मुंह जो है गाय के नथने के पास ले जाके 3-4 मिनट रखना है बस। तो वो गाय की नथना से जो हवा आएगी वापस वो अपने फेफड़ों में भरो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट करोगे तो आपका अस्थमा और ये सांस फूलने का रोग खत्म हो जाएगी। ये बात उन्होंने कल मुझे बताई है, मैंने कल से शुरू भी किया है। और अब मैं 2 शब्दों में अपना उद्बोधन खत्म करूंगा। दूसरी एक बात और बताई थी उन्होंने कि यदि सांस फूलती तो आप अकौआ एक गमले में लगाओ, अकौआ का पौधा अपने कमरे में रखो, रोज रात को रखो, शाम को सुबह उसको उठा के धूप में रखो ताकि वो मरे नहीं। वो भी श्वास रोग में बहुत फायदा करेगा। ऐसा कल मैं जिनको उर्कू दादा थे वो उनके पास गया था देखना के, उन्होंने मुझे बताया था। मैं कल यही टोली गया था मैं काय के लिए कि पेट कैसे कंट्रोल होता है। यानी पक्षी, मुझे पता लगा था कि वो कुछ ऐसा मंत्र जानते हैं जिससे कि वो फसल में जानवर नहीं आते हैं। तो अब मैं अपने उद्बोधन इन शब्दों के साथ खत्म करता हूँ। पर्यावरण मेरा परिवार है, वृक्ष मेरे यार हैं, धरा को हरा भरा बनाना है, यह बात हर घर घर तक हमको पहुंचाना है। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना है और लगाकर उनकी देखभाल भी करना है। आप सब एक सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहें, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और कल एक चीज उन्होंने बताई थी तो जाते जाते याद आ गई, क्योंकि कल जो मैंने बताया था वो मैंने क्रमबद्ध करके नहीं लिखा था। तो मधुमेह के लिए उन्होंने एक दवाई बताई थी कि कसौंधी का एक पेड़ होता है, वो उन्होंने बताई थी। उनके पास एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने बताई थी, अनिल नाम था उनका, कि कसौंधी का एक पेड़ होता है, कसौंधी की पत्ती की सब्जी है, कसौंधी के पत्ते को वैसे ही खाएंगे तो मधुमेह खत्म तो नहीं होता है, किंतु आपको इंसुलिन लगाने की या परहेज करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। और इतना कह के कि मैं आपसे फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और पेड़ लगा के उनको छोड़िएगा मत, उनका देखभाल भी करिएगा। और यदि पवन सर बैठे होंगे तो मैं उनसे एक निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि मैं एक संकल्प लेने वाला हूँ, वो मुझे संकल्प चला दें जब भी कि मैं 50,000 पेड़ सहजन के नर्मदा के किनारे लगाने का मैंने मन में एक विचार आया है। तो मैं कभी उनसे मिलूंगा तो एक मुझे संकल्प दिला देंगे
हर साल में 4-5 साल में 10 साल में अपना टारगेट जैसा भी होगा पूरा करूंगा। अभी मैं 28 नवंबर से हफ्ता परिक्रमा यही देखने मतलब जा रहा हूँ। देखूंगा कि किस तरह से मैं अपने संकल्प को पूरा करूंगा। तो कौन सा यदि हो तो मेरा उनसे निवेदन है